बेटा ये सारी बात हर एक बच्चे को पता है. सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. देन द ग्रुप ऑफ अ सेल फॉर्म अ टिश्यू. देन is a group of a tissue is the form organ and formation of organ system, then form a particular living organisms. okay बेटा, तो ये सारा आपको पहले से ही बेटा पता है ना. अब इसमें आपके चैप्टर में क्या बताया गया है, अगर हम देखें एनिमल किंगडम में, थोड़ा सा रिवाइज करिए बेटा. एनिमल किंगडम में पोरीफेरा जो थे सेलुलर लेवल पे थे, मल्टी सेलुलर तो थे बट टिश्यू नहीं बना पाए थे. टिश्यू लेवल ऑफ ओरिएंटेशन आपका कहाँ से आया था, सीलेंट्रेटा है ना. सीलेंट्रेटा का मेंबर इज अ हाइड्रा है ना. तो हाइड्रा का सेलुलर अरेंजमेंट क्या है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है, तो पता होना चाहिए आपको. Hydra is made up of a different type of cells है ना. The number of cells in each can be 1000 type of cells. ठीक. ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर आपसे बात की जाए ना, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही है. ठीक है. अब ये सेल्स जब ग्रुप बना लेती हैं, ग्रुप ऑफ अ सिमिलर सेल अलोंग विद द इंटरसेलुलर स्पेस, ओके, परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें. एक ग्रुप ऑफ अ सिमिलर टाइप ऑफ अ सेल और डिसिमिलर भी हो सकता है. वैसे ग्रुप ऑफ अ सिमिलर टाइप और डिसिमिलर टाइप ऑफ अ सेल अलोंग विद इंटरसेलुलर स्पेस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड टिश्यू. ठीक है, ये बात हम पहले बता चुके हैं. ठीक है. अब ये जो सेल है ये क्या करती है आपकी बॉडी में, ये टुगेदर एक साथ फंक्शन, कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रही है. ठीक है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही टिश्यू मिलेगा आपको. कोई ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो टिश्यू नहीं हो, एग्जाम्पल ऐसा बहुत सारे हैं बेटा. जैसे कि आपका फंगस हो गया, जैसे आपका पोरीफेरा हो गया है ना. टिश्यू लेवल पे ये नहीं आया है अभी, याद रखना. यहाँ पे देखोगे, अच्छा अब हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट है. ये वाली बात आपको ये यहाँ पे ना इस पैराग्राफ में सिर्फ यही बताया गया है जो मैंने यहाँ पे बताया. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं. एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू को थोड़ा सा कैटेगराइज करो बेटा. एनिमल टिश्यू आपको की बॉडी में ना 4 टाइप के मिलेंगे. एपिथेलियल डिवाइड कर सकते हो बेटा. देखो फर्स्ट वन इज द एपिथेलियल, बहुत थिन है. एपिथेलियल टिश्यू वेरी वेरी थिन. ठीक है. ये जनरली आपको एपिडर्मल समझते हो ना, ये आउटर लाइनिंग पे मिलेगी. चाहे आपकी अंदर वाली लाइनिंग हो, गट वाली लाइनिंग समझ रहे हो, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर की लाइनिंग हो, चाहे वो आपकी ऊपर वाली लाइनिंग हो, तो ये बाहर मिलनी है आपको. ठीक है. दूसरी है कनेक्टिव एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू, देन न्यूरल टिश्यू. ठीक है. एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू मैंने बताया आपको सरफेस में मिलेगा बेटा. ठीक है. तो एपिथेलियल टिश्यू का आपका प्लूरल पूछ लिया जाए, एपिथेलियम. एपिथेलियम is a singular form. Epithelia is a plural form. It's not a very much important. आपको बस ये याद रखना है एपिथेलियल टिश्यू कहाँ है, क्या है. ठीक है. एपिथेलियल टिश्यू के खुद अपने टाइप्स है बेटा. एपिथेलियल टिश्यू अगर सिंगल लेयर में है, याद कर लो इस बात को, अगर सिंगल लेयर में है तो सिंपल एपिथेलियल बोलोगे, अगर मल्टीपल लेयर में है तो कंपाउंड एपिथेलियल बोलोगे. ओके. सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल. सिंपल एपिथेलियल क्या होगा, सिंगल लेयर होगी. ठीक है. कंपाउंड एपिथेलियल क्या होगी, मल्टीपल लेयर्स. ओके, मल्टीपल लेयर्स. सिंपल एपिथेलियल बिल्कुल कैसे होंगे, पतले होंगे, सिंगल एक ही लेयर बनी हुई है. एक चीज और बेटा, एपिथेलियल टिश्यू में ना आपको वस्कुलर लाइनिंग नहीं मिलती है, यानी कि
इनमें आपको वस्कुलर सिस्टम नहीं मिलेगा, जैसे कि ब्लड वेसल्स वगैरह इसमें नहीं जा रही होंगी, ठीक है, ऐसे टिश्यूज हैं। तो ये कहीं ना कहीं से तो नरिशमेंट लेंगे, कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन लेंगे, तो इसीलिए आपको इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन भी जरूर मिलेगी। जैसे कि सिंगल लेयर का डायग्राम हम बनाएंगे ना, यहाँ दिखाया नहीं गया है। इसके नीचे होती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन और यहाँ पे ये बने हुए टिश्यू, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये टिश्यू। ये होगी आपकी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। फ्लैटेड टिश्यू है तो आप देख के बता दोगे, ये फ्लैटेड टिश्यू है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पतली एपिथेलियम, सबसे पतली एपिथेलियम लाइनिंग आपकी स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। स्क्वामस कहाँ कहाँ मिलनी चाहिए? कैपिलरीज की वॉल इसी की बनी होती है। एल्वेलाइज, एल्वेलाइज क्या करती है? गैसेस एक्सचेंज का काम करती है, आपके लंग्स में है, तो बस ये आपके इसी की बनी हुई है ना, स्क्वामस, स्क्वामस, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। स्क्वामस ही से ही याद हो जाएगा। सिंपल एपिथेलियम में एक एक ही लाइनिंग है, ठीक है, स्क्वामस हो गई। अगर ये लाइनिंग क्यूब शेप की सेल की बनी हो तो क्यूबॉइडल बोल दोगे, क्यूब शेप की बनी हुई है, एक नीचे बेसमेंट होगी तो इसको बोल दोगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, क्यूबॉइडल हो गया। देन क्यूबॉइडल के बाद कॉलमिनर, लंबे लंबे कॉलम जैसे दिखाई दे रहे हैं तो कॉलमिनर बोल दोगे, ठीक है, लंबे लंबे कॉलम जैसे सेल हैं अगर तो बोल दोगे ये वाले, देखो इस तरीके से कॉलमिनर सेल, ठीक है। ये बेसमेंट नीचे जरूर बनानी है आपको। ये जो बने हुए इनके न्यूक्लियस बने हुए, ये डॉट डॉट जो है दिस वन इज द न्यूक्लियस ऑफ सेल, ठीक है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस ऑफ द सेल। अब आ जाओ स्क्वामस कहाँ पर है, क्यूबॉइडल कहाँ पर है और कॉलमिनर कहाँ पे है। स्क्वामस जो है मैंने आपको बताया ये वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स मिलेंगे, इज फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है ये बात। एंड द सैक ऑफ लंग, सैक ऑफ अ लंग बेटा क्या है? एल्वियोलाई, एल्वोलाइज में मिलेंगे आपको ये, ठीक। क्या कर रहे हैं? डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनाते हैं ये। देखो एल्वोलाइज का डायग्राम अगर बच्चों आपको याद है ये, तो आपको एपिथेलियम स्क्वामस के ये वाली लेयर हो जाती है, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन आपकी एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की एपिथेलियम, ठीक है, और या आउटर लाइनिंग या इनर लाइनिंग जो भी, वैसे इसको ना इनर लाइन, इन तीनों के अरेंजमेंट को बोला जाता है बेटा। ये आउटर मान लिया जाता है, ये ब्लड वेसल्स वाली को इनर मान लिया जाता है, इसको बोला जाता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एल्वोलाइज, है ना, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एल्वोलाइज, जो कि आई मीन स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई है, और ये भी स्क्वामस एपिथेलियम के टिश्यू की बनी हुई क्या है? वॉल ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज की वॉल है ना। तो ये ऐसा अरेंजमेंट आपको देखने के लिए मिलता है जब गैसियस एक्सचेंज होती है आपके लंग्स में, ओके। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये तो ये अरेंजमेंट एक बार और देख लो, जैसे कि ये है एल्वोलाइज आपका, है ना, ये एल्वोलाइज की वॉल है। इस वॉल को कहा जाता है आपका एपिथेलियम, ठीक है, जो किसकी बनी हुई है? स्क्वामस की बनी हुई है ना। बीच वाली को बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगी आपकी, बीच वाली जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद आपकी आ जाती है ये वाली लाइनिंग जो कि ब्लड कैपिलरीज की है, ठीक है, ये वाली लाइनिंग ब्लड कैपिलरीज की लाइनिंग को एंडोथेलियम कह दिया जाता है, इसको एपिथेलियम, इसको एंडोथेलियम, ठीक है। हालांकि बनी हुई दोनों स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू की है, लेकिन नाम आपको इस तरीके से बताया जाता है एंडोथेलियम। बीच वाली क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बीच में गैप है एक्चुअली, ठीक है। अब ये है आपका यहाँ पे हो गया। क्यूबॉइडल पे आ जाओ। क्यूबॉइडल आपको ना जनरली स्क्वामस का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन करना, देखो कितनी पतली है, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम है मेनली।
बाउंड्रीज बना देती है ना, फ्लैटेड बाउंड्रीज बना रही है और क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कर रही है। लेकिन क्यूबॉइडल का काम होता है रीएब्जॉर्प्शन करना, सिक्रीशन करना, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन करना और सिक्रीशन करना इनका काम होता है। अब ये कहाँ मिलेंगे आपको, ये आपके नेफ्रॉन में मिलेंगे, क्यूबॉइडल वाले ना आपके नेफ्रॉन की पीसीटी वाले पार्ट में मिलेंगी, क्योंकि पीसीटी वाले पार्ट को 70 से 80% रीएब्जॉर्प्शन करना होता है, तो पीसीटी वाले पार्ट में ज्यादा मिलनी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पीसीटी में मिल रही है ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी, ओके, हो जाएगा बेटा। और कहाँ है, माइक्रोविलाइज, ठीक है, कॉलमिनरी एपिथेलियम आएंगे वो तो किडनी में मिलेंगे। कॉलमिनरी एपिथेलियम की बात करोगे अगर आप, तो वो कहाँ मिलेंगे, कॉलमिनर, ये इस तरीके वाले, ये वाले सिर्फ सिक्रेशन का काम करेंगे और एब्जॉर्प्शन का भी काम करेंगे। ये रीएब्जॉर्प्शन का कर रहे थे, ये एब्जॉर्प्शन का कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और फाइनली सिक्रेशन का भी करते हैं, सिक्रेशन, ठीक है। अच्छा, तो ये कहाँ मिलते हैं आपको, बोलो बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में मिलेंगे आपको, ये इस तरीके से, ठीक है। ये देख लो, ये क्या है, फ्री सरफेस में भी may have a microvilli मिल सकते हैं इसमें। they are found in the lining of the stomach and intestine and help in the secretion and absorption, secretion और absorption के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टमक की लाइनिंग में भी मिल रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में भी मिल रहे हैं, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, सिंपल है, ठीक है। एंड अगर इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो जाए बेटा, है ना, तो सीलिया क्या काम करवाते हैं, मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट का काम करवाते हैं, है ना, मूव द पार्टिकल्स, पार्टिकल इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ करते हैं ना। तो अगर इनमें सीलिया आ जाए तो सीलिएटेड एपिथेलियम बोल देते हैं, चाहे कॉलमिनर में आ सकते हैं चाहे क्यूबॉइडल में आ सकते हैं, है ना। क्यूबॉइडल में सीलिया का यहाँ पे हालांकि बताया नहीं गया, कॉमन एग्जांपल बता दिया आपकी ब्रोंकाइज में, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स कहाँ है बोलो बेटा, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, है ना, प्राइमरी ब्रोंकाइज। तो आपके ब्रोंक्यूल्स में क्या मिलते हैं, ये जो क्यूबॉइडल वाले शेप के, देखो पहले आता है प्राइमरी ब्रोंकाइज, प्राइमरी ब्रोंकाइज के बाद और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, पहले 2 में डिवाइड होंगे, प्राइमरी ब्रोंकाइज, देन प्राइमरी के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाइज, देन सेकेंडरी के बाद आपकी बहुत सारी ब्रोंकाइज ब्रोंक्यूल्स में टूट जाती हैं। तो ये ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स में आपको ना क्यूबॉइडल एपिथेलियम के ऊपर सीलिया लगे हुए मिलेंगे। इन सीलिया का काम होता है जो म्यूकस बन रहा है अंदर, है ना, जैसे ही कोई बैक्टीरिया किसी का इन्फेक्शन हुआ म्यूकस बनना स्टार्ट हो जाता है, तो ये म्यूकस जो बन रहा है वो अंदर रहेगा तो वेरी वेरी हार्मफुल, ये बाहर निकलना चाहिए, तो अंदर सीलिया होते हैं, उनको मूव करवा करवा के आपको बाहर निकाल पाते हैं। तो ये जो कफ आ रहा होता है हमारे थ्रोट में, तो ये आपका कहाँ से आ रहा है जनरली, दिस वन इज फ्रॉम योर लंग्स, ठीक है। अच्छा, और ये हो गया आपका, हाँ, they are mainly present in the inner surface of the hollow organs like bronchioles, है ना, bronchioles and your fallopian tube, yes is very important। fallopian tube में भी बेटा आपको इसी टाइप का मिलेगा, fallopian tube, fallopian tube में क्या काम करना है हमें, ओवम यहाँ से आया है ना आपके इस ओवरी से, तब इस ओवम को मूव करवाना है आपको। ओवम इज अ नॉन मूवेबल, सीलिया फ्लैजिला जैसे कोई भी पार्ट नहीं है उसके पास, तो जो ओविडक्ट के अंदर, या फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट ही कहा जाता है, उसके अंदर जो सीलिया होते हैं वो ओवम को मूव कराने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ जो है आपके टिश्यू वो ग्लैंड की तरह भी काम करते हैं, ओके, सम कॉलमिनर और क्यूबॉइडल टिश्यू, कॉलमिनर भी हो सकते हैं क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, सिक्रेशन करने का काम करते हैं। उनके अंदर एक्चुअली सेल का कलेक्शन ही है ना टिश्यू, तो उनके अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि कुछ सिक्रेशन करने का काम स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको कहा जाता है गोबलेट सेल। जैसे यूनिसेलर, देखो कुछ खाली सिंगल सेल अगर सिक्रेशन कर रही है तब उनको कह दिया जाता है
गोबलेट सेल। याद रखना, यूनिसेलुलर या ये यूनिसेलुलर सिक्रेशन, ठीक है, इज परफॉर्म्ड बाय द विच टाइप ऑफ अ सेल, गोबलेट सेल। अगर मल्टीपल सेल मिलके ये काम कर रहे हैं तब क्या हो जाएगा आपका, मल्टीपल सेल मिलके अगर ये काम कर रहे हैं तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा आपका, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है, यही बात बताइए। यूनिसेलुलर कंसिस्ट ऑफ लोकेटेड ग्लैंडुलर इज कॉल्ड गोबलेट सेल्स, okay, of the alimentary canal, and the multicellular consisting of the cluster of the cell is a salivary gland. On the basis of the mode of pouring of their secretion, the glands are divided into a two category, namely exocrine and endocrine gland. Okay. Exocrine gland secreted mucus, saliva, airwax, oil एंड मिल्क, ठीक है। ये देखो क्या है बच्चों, एक्सोक्राइन है आपका एंड एंडोक्राइन है ग्लैंड, है ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होती है, देखो बच्चे यहाँ पे लिखते जाओ बच्चे, डक्टलेस है। डक्ट क्या होती है, पाइपलाइन से, है ना। गलत बता दिया ना यस। सबसे पहले आपकी है एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन के पास मिलती है आपको डक्ट, ठीक है। एंडोक्राइन के पास आपको डक्ट नहीं मिलती, डक्टलेस होती है ना, डक्टलेस। तो जिस चीज के पास डक्ट होगी, डक्ट मतलब ये पाइपलाइंस होगी, तो वो अपना सीक्रेशन अपने आसपास ही करेगा, ठीक है। जिसके पास डक्ट ही नहीं है वो अपना सीक्रेशन ब्लड में छोड़ देता है ना, वो अपना सीक्रेशन छोड़ देते हैं ब्लड में, तो वो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपकी जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है सबके पास अपने अपने डक्ट है, जैसे लिवर हो गया आपका, है ना, पैनक्रियाज हो गया। पैनक्रियाज आपका हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि कुछ टिश्यूज उसमें एक्सोक्राइन के टाइप के हैं, कुछ टिश्यूज में एंडोक्राइन के टाइप के हैं, है ना। एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड एग्जाम्पल और बहुत सारे बता सकते हो, सलाइवरी ग्लैंड है आपकी, एयरवैक्स है, बाहर निकल रहा है सिक्रेशन, ऑयल ग्लैंड हो गई, स्वेट ग्लैंड हो गई, है ना, ये सारी आपकी एक्सोक्राइन। मिल्क ग्लैंड, यस, मिल्क ग्लैंड सिक्रेशन इज बाय द डक्ट, ठीक है, और एक लोकल एरिया में ही सिक्रेशन करते हैं। लेकिन एंडोक्राइन में देखोगे सीक्रेट यहाँ से हो रहे हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, और एक्शन कहाँ कहाँ दिखाते हैं, आपके थायराइड पे दिखा रहे हैं कुछ TSH हार्मोन, कुछ आपकी किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड में दिखा रहे हैं, यानी सीक्रेट कहीं और से होते हैं, टारगेट कहीं और होता है, क्योंकि ये ब्लड के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड का सीक्रेशन तो डक्ट तक ही सीमित है, तो एक लोकल एरिया में ही अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव द डक्ट्स, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है, ठीक है, यस बच्चों। हाँ, अब कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड पे आ जाते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम क्या है, लेयर के ऊपर लेयर है, इज मेड अप ऑफ अ मोर देन वन लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, मल्टीपल लेयर ऑफ द सेल, दस इज अ लिमिटिंग रोल इन द सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसीलिए ये सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का तो पर्टिकुलर रोल फॉलो नहीं कर पाती है, क्योंकि ना एक के ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है, तो कैसे सिक्रेशन करेंगे। जनरली ये प्रोटेक्शन का काम कर देती है, थिक हो जाती है थोड़ी, प्रोटेक्शन का काम करती है, मैकेनिकल सपोर्ट का काम करती है, ठीक है। एंड दे मेंटेन प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है, एक प्रोटेक्शन दे रही है किसी ना किसी ऑर्गन को। कहाँ कहाँ मिलेगी आपको, पूरी स्किन पे, है ना। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ द योर बक्कल कैविटी, आपकी बक्कल कैविटी, ठीक है, इज मेड बाय अ कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, फेरिंग्स वाला एरिया आपका, लाइनिंग ऑफ यस, लाइनिंग ऑफ द सलाइवरी डक्ट, सलाइवरी डक्ट की लाइनिंग, एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट की लाइनिंग, याद रखना, ठीक है। कौन कौन से पार्ट में है बोलो बेटा, आपकी dry surface of your skin and moist surface
योर बक्कल कैविटी मतलब योर ओरल कैविटी, एंड फेरिंग्स वाला एरिया, एंड इनर लाइनिंग ऑफ द सलाइवरी डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो ये कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू आपको मिलेंगे। एंड ये हो गया आपके एपिथेलियम टिश्यू खत्म। अब यहाँ पे 3 टर्म बेटा आपको दिए हुए हैं, दो, एक जो सेल्स का कलेक्शन दूसरी सेल से कलेक्टिवली प्रेजेंट होता है, इसको 3 टर्म आपको दिए हुए हैं, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। क्या है ये टाइट जंक्शन? जब सेल टू सेल बिल्कुल भी गैप ना हो, ठीक है, हाईली टाइट अरेंजमेंट कर लो बेटा इसको, सेल टू सेल बिल्कुल भी गैप नहीं है, इसको टाइट अरेंजमेंट कर दो, तो ये एक्चुअली क्या करेगा, आपका लीकिंग फिनोमिना को प्रिवेंट करेगा। जैसे कि ये सेल टू सेल बिल्कुल टाइट जंक्शन है ना, तो ये क्या करेगा कि ये सेल का मटेरियल इसमें जा पाए लेकिन ये इधर उधर नहीं जा पाए, यानी कि आपका टिश्यू फ्लूइड में परफॉर्म ना हो पाए। ठीक है, टू स्टॉप द सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू, एक टिश्यू से बाहर ना जा पाए, इसीलिए टाइट जंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, कुछ टिश्यू ऐसे हैं जो एडहेरिंग जंक्शन बनाते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, एडहेरिंग जंक्शन का मतलब कि जैसे कि अडेरेंस होता है तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, एक ये टाइप का टिश्यू है ए टाइप का, एक ये बी टाइप का टिश्यू है, एक टिश्यू से दूसरा टिश्यू एक अटैचमेंट बना लेता है। ठीक है, उस अटैचमेंट, देखो ये बोल रहे हैं ना, कीपिंग नेबरिंग सेल टुगेदर, अपने आसपास की सेल से अपने नेबर से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो फंक्शन वो किसी लिए भी हो सकता है, फॉर प्रोटेक्शन के लिए भी हो सकता है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हो सकता है। जब एक सेल का ग्रुप दूसरे सेल के ग्रुप से अटैच हो जाए उसको एडहेरिंग जंक्शन कहा जाएगा। एक होता है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन होता है एक टाइप के टिश्यूज ना दूसरी टाइप के टिश्यूज के बीच में थोड़ा सा गैप प्रोड्यूस हो जाता है। एक्चुअल में ये गैप बड़े काम का होता है। ये गैप ना एक दूसरे से सामान ले जाने और लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ मटेरियल इस टाइप के टिश्यू को चाहिए तो इस मीडिएटर में आ जाते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं। ऐसे सोच लो कि ये ए टाइप का टिश्यू है, ऐसे समझो बेटा, क्यों बनाते होंगे गैप जंक्शन, ये एक टाइप का टिश्यू है, ये बी टाइप का टिश्यू है। इस टिश्यू के पास प्रोटीन ज्यादा हो गई तो इसने बाहर डाल दिया, है ना। इसको अगर रिक्वायरमेंट होगी, ये सोचो बी के पास प्रोटीन ज्यादा थी, इसने यहाँ पे डाल दिया, टिश्यू फ्लूइड में डाल दिया, बीच वाले फ्लूइड में। अगर ए को रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ चली जाएगी, अदरवाइज ये टिश्यू में ही रहेगी, टिश्यू फ्लूइड में ही रहेगी। अब ए के पास सपोज दैट ग्लूकोज ज्यादा है, उसने यहाँ बीच में डाल दिया। एक मीडिएटर की तरह गैप बना लेते हैं बीच में ताकि ये अपना साइटोप्लाज्मिक एडजॉइनिंग कर पाए, है ना, रैपिड ट्रांसफर के लिए, रैपिड ट्रांसफर्स आयंस के लिए ये बीच में एक गैप डाल देते हैं, उसको गैप जंक्शन कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, अच्छा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो चाहे बिग मॉलिक्यूल्स हो, इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशन। अब आ जाएंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा मिलने वाला टिश्यू जो है वो कनेक्टिव टिश्यू ही है बेटा, है ना। अब कनेक्टिव टिश्यू की भी बहुत सारी कैटेगरी आप पढ़ोगे। कनेक्टिव टिश्यू आपकी बॉडी में बहुत जगह मिलता है ना। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक फाइबर मिलते हैं जिसको कोलेजन कहा जाता है, कोलेजन। लेकिन ये फाइबर ब्लड में नहीं मिलते, ब्लड हैव नो कोलेजन, नो फाइबर। ठीक है, फाइबर्स, ये जो कोलेजन के फाइबर हैं ये ब्लड में नहीं मिलते, याद रखना। फाइब्रिनोजिन नाम के एक प्रोटीन मिलती है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, वो भी सॉलेबल फॉर्म में है, ऐसा नहीं ये फाइबर दिखाई दे रहे हैं आपको, सॉलेबल फॉर्म में। जब कभी चोट लगेगी तब ये फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा, अभी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ब्लड में कोई फाइबर नहीं है। एंड ये क्या काम करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कनेक्शन करना, लिंक करना, लिंक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, है ना। दिस फंक्शन इज अ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग टू द अदर टिश्यू एंड ऑर्गन, दूसरे टिश्यू और ऑर्गन को सपोर्ट देना, लिंक करना, इनका काम है।
दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप के। अब आगे देखेंगे कितने टाइप के होते हैं ये। यस, अब यहाँ पे आप पढ़ोगे, ये है आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, 3 कैटेगरी में बेटा डिवाइड कर लो। एक है आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरे है आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है आपके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू से आप क्या समझ पा रहे हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये आपके फाइबर्स, जो इनके फाइब्रोब्लास्ट है, एक्चुअली फाइब्रोब्लास्ट के ना ऐसे बंडल बने होते हैं फाइब्रोब्लास्ट के, ये दिखाई दे रहा है बंडल, है ना। फाइब्रोब्लास्ट का ये पूरा बंडल को बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। इसके अंदर जो आपको दिखाई देंगे उसको बोलते हैं कोलेजन फाइबर्स। ओके, अब ये माइक्रोफेजेस भी दिखाई दे रही है यहाँ पे, मस्ट सेल भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लूज कनेक्टिव टिश्यू के 2 कैटेगरी हैं, एरियोलर एंड एडिपोज। एरियोलर एंड एडिपोज दोनों ही आपको स्किन की लेयर में मिलती है। ठीक है, दीज आर फाउंड विनिथ द स्किन। अब कनेक्टिव टिश्यू के टोटल टाइप कितने हैं? बोन भी आपका कनेक्टिव टिश्यू में आएगा, एडिपोज भी आएगा, ब्लड भी आएगा, लेकिन लूज कनेक्टिव टिश्यू के सिर्फ 2 ही पार्ट है, याद रखना। फिर डेंस के भी 2 होंगे, स्पेशलाइज के 3 है। एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, है ना। यहाँ पे देखोगे आप बेटा, किसके बने हुए हैं? ये फाइबर के बने हुए हैं। ये जो फाइबर है, फाइबर जो है वो क्या है? कोलेजन प्रोटीन है। देखो यहाँ पे बताया गया है, कोलेजन प्रोटीन आपकी कैसी होती है? इलास्टिन होती है। ठीक है, इलास्टिन प्रोटीन है। दीज फाइबर प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, यही सब प्रोवाइड करेंगे। ये कोलेजन क्या देगा? कोलेजन स्ट्रेंथ देगा, इलास्टिसिटी देगा, strength, elasticity and flexibility. Okay, these cells also secrete modified polysaccharides, okay, which accumulate between cells and fibers and act as a matrix. ठीक है, अब इस ग्राउंड फ्लूइड को, अब ये जो है these also secrete modified polysaccharides, कुछ polysaccharides सीक्रेट करते हैं। पॉलीसैकेराइड हो सकते हैं, स्टार्च हो सकता है ना, आपका सेलुलोज हो सकता है। एंड विच अक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स, सेल और फाइबर्स के बीच बीच में अक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो कि ग्राउंड फ्लूइड बनाने का काम करेंगे। कुछ पॉलीसैकेराइड्स ना, सिंपल टर्म है, कुछ पॉलीसैकेराइड्स जो हैं वो ग्राउंड फ्लूइड बनाने का काम कर रहे हैं, सिंपल है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज की आपकी कैटेगरी मैंने आपको बता दी है, 3 कैटेगरी हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आएंगे हम, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू है हमारा एरियोलर। सबसे पहले एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? ऊपर डायग्राम देखा ना हमने, ऊपर डायग्राम में देखा हमने कि जो फाइबर्स कैसे, ये देखो फाइबर अलग पड़े हुए हैं, आपका फाइब्रोब्लास्ट जिसको कहा गया है, कोलेजन फाइबर्स है ना, और मस्ट सेल, और ये आपकी ये सेल्स जो है वो अलग अलग दूर दूर बिखरे हुए हैं, एक नॉट कंबाइंड टुगेदर, है ना, नॉट फॉर्म अ रिजिड स्ट्रक्चर, बहुत लूजली अरेंज है, इसीलिए इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। एरियोलर टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट है बोलो बेटा? बीनीथ द स्किन, स्किन के बीच में प्रेजेंट है। एंड इट सर्व एज द सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ द एपिथेलियम, एपिथेलियम को फ्रेमवर्क देने का इनका काम है। इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, सेल्स दैट प्रोड्यूस द सीक्रेट फाइबर्स। ठीक है, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल हो गया ना, अभी कोलेजन फाइबर के जो बने हुए बंडल है, फाइब्रोब्लास्ट सेल रखते हैं। फाइब्रोब्लास्ट कुछ नहीं है, कोलेजन फाइबर के बने हुए बंडल है, उनको रखते हैं। माइक्रोफेजेस सेल भी है। माइक्रोफेजेस सेल क्या काम करेंगे? माइक्रोफेजेस का मतलब होता है एंगल्फ करना, जो भी पार्टिकल्स दिखते हैं उसको एंगल्फ कर देती है, जो बैक्टीरिया है, फंजाई है ना, एक्चुअल में तो ये प्रोटेक्शन का काम भी कर रहे हैं। मस्ट सेल क्या करते हैं? मस्ट सेल ना ये होते हैं हिस्टामीन रिलीज करते हैं। मस्ट सेल रिलीज करते हैं हिस्टामीन, सीरोटोनिन, एक्चुअल में इन्फ्लामेशन की कंडीशन बताते हैं हमें, यानी कि जैसे कि रेडनेस, रैशेस, स्वेलिंग, आपने ईचिंग किया
रेडनेस हो गया, है ना, किसी बैक्टीरियल अटैक हुआ, रेडनेस हो गया। तो फाइनली ये होते हैं इन्फ्लामेशन के साइन, रेडनेस, रैशेस, स्वेलिंग, ठीक है। तो ये क्या बताते हैं आपको कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, या कोई इन्फेक्शन हुआ है, या बाहर मैकेनिकल इन्फेक्शन हुआ है, ये बताते हैं। एडिपोज टिश्यू पे आते हैं। एडिपोज टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके बॉडी में। ये भी स्किन की एक लेयर में आपको दिखाई देंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये फैट स्टोरिंग है। इनकी सेल ने क्या किया है, फैट स्टोर कर लिया है। देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपका ये न्यूक्लियस है, ये पूरा पूरा फैट का मटेरियल है। सो सेल ने बहुत सारा फैट कलेक्टिवली स्टोर कर लिया है। तो फैट कलेक्ट करके क्या काम करेंगे, ये आपकी स्किन में एक लेयर बना रहे हैं फैट स्टोर करके। ये लेयर बहुत काम की है आपकी, क्या करेगी ये लेयर, ये लेयर आपकी बॉडी के हीट को बाहर नहीं जाने देगी। ओके, ये लेयर आपकी हीट की बॉडी को अंदर है तो अंदर ही प्रेजेंट रहेगी, ठीक। तो ये थर्मस की तरह काम कर रही है। थर्मस में जैसे कि आप क्या रखते हो, गर्म टी रखोगे तो वो गर्म ही रहेगी। तो ये एडिपोज टिश्यू आपकी बॉडी में थर्मस की तरह काम कर रही है, थर्मल लेयर बना देती है, ठीक है। तो दीज आर the excess of the nutrients which are not used in the immediately convert into a fat, ठीक है। जो एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट है जो आपका यूज नहीं हुआ है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, आर एंड स्टोर्ड इन द टिश्यू, और ये एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर हो जाता है। कि लिवर में भी स्टोर होता है आपका, एडिपोज टिश्यू में भी स्टोर होता है। फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्टिक आर कॉम्पैक्टली पैक। अब डेंस पे आ जाएंगे। डेंस लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया जब फाइबर और फाइब्रोब्लास्टिक लूज लूज अरेंज है। डेंस में क्या हो जाएगा, जब ये हाईली कनेक्टिवली अरेंज है, हाईली पैक अरेंज है। इस ओरिएंटेशन को दिखाया गया है आपका। ये दो टाइप को मिलेंगे, एक तो रेगुलर फाइबर, अगर रेगुलर वे में चल रहे हैं, ये फाइबर चल रहे हैं, ये फाइबर चल रहे हैं, ये फाइबर चल रहे हैं, तो इसको कहा जाता है आपका डेंस रेगुलर टिश्यू, ठीक है। डेंस रेगुलर टिश्यू जब ये रेगुलर चल रहे हैं, और अगर इरेगुलर चल रहे हैं तब इसको कहा जाता है डेंस इरेगुलर टिश्यू, ठीक है। सिंपल है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर का ये डायग्राम आपको दिखाई गया। नेक्स्ट, डेंस रेगुलर में आपको क्या दिख रहा है बेटा, देखो डेंस रेगुलर में आपको दिख रहा है द कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन अ रोज, एक पर्टिकुलर रो में चल रहे हैं, एंड बिटवीन द पैरेलल बंडल्स, ठीक है, पैरेलल बंडल्स फाइबर के चल रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है, लिख लेंगे, टेंडन एंड लिगामेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स। टेंडेंस एंड लिगामेंट्स की अगर हम बात करें तो टेंडेंस क्या काम करते हैं, ये बोन टू मसल जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, एंड लिगामेंट बोन टू बोन जोड़ते हैं। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, इस बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। तो मसल्स टू बोन ऐसे याद रखिए, एमटीबी आती है ना, चैनल होता है, एमटीबी से याद रखेंगे। एंड बोन टू बोन आपका बीएलबी, एलएलबी होता है ऐसे, बीएलबी ऐसे याद रखेंगे, एमटीबी एंड बीएलबी। टेंडेंस मसल्स टू बोन, लिगामेंट बोन टू बोन, ये आपके डेंस रेगुलर टिश्यू के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब आपका इरेगुलर वाले में देखेंगे, रेगुलर में आप देखेंगे फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स जो है, अब ऊपर रेगुलर वाले में देखिए, इरेगुलर वाले में इरेगुलर ही अरेंज है ना। इरेगुलर अरेंज का आपका एग्जांपल है टिश्यू विच आर प्रेजेंट इन द स्किन, स्किन में इरेगुलरली ऐसे अरेंज होंगे, ठीक है। और एग्जांपल है आपका कार्टिलेज, दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ द स्किन ओनली, कार्टिलेज तो आपका उसमें आएगा एग्जांपल। स्किन इज एग्जांपल ऑफ इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, याद रखना, स्किन